बहानेबाज बहू। आशा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है और अपने गालों को छूती है, फिर एक अदा से खुद को घुरती है और फिर बालों को ठीक करते हुए खुद से ही कहती है, हाय कितनी खूबसूरत हूं ना मैं। पर यहाँ तो किसी को मेरे रूप की कदर ही नहीं है। तभी पिंकी कमरे में आती है और कहती है, मम्मा आपको दादी बुला रही है। ज़रूर कोई काम होगा, तभी याद किया होगा माँ जी ने। आशा गोद में चिंटू को लेकर सास के पास उनके कमरे में जाती है। जी कहिए माँ जी, आप बुला रही थी, कुछ काम है क्या? अरे आशा बहू, क्या कमरे में ही घुसी बैठी रहोगी? देखो तो घर में कितना काम पड़ा है, जाओ धुले कपड़ों को छत पर डालाओ। आशा झूठी चिंता दिखाते हुए कहती है, माँ जी देखिए ना, चिंटू भूखा है, छोटा बच्चा है, भूखा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, कब से रो भी रहा है, पहले इसे खिला देती हूँ फिर कपड़े सुखा देती हूँ। ये कहते हुए आशा चिंटू के हाथों में चूटी काटती है, वो रोने लगता है। चुप हो जा, अभी दूध देती हूँ। वैसे माँ जी कपड़े तो कोमल भी सुखा देगी है ना? अरे बेटा पर वो पढ़ाई कर रही है ना, अगले महीने उसका एग्ज़ाम है, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। तो माँ जी अपनी नई बहू से कह दीजिए ना कपड़े छत पर डाल देने को। मुझे तो बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती। उससे तो आप कुछ भी नहीं कहती, सब बस मुझे ही करने को कहती रहती हैं। दो छोटे बच्चे हैं मेरे, मुझे भी तो कितना काम होता है। और आशा चिंटू को लिए वापस अपने कमरे में चली जाती है। रात के खाने के समय डाइनिंग रूम में अनुपम और जीवन बैठे हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ आशा आती है और उसके साथ उसकी उंगली थामे पिंकी भी आती है। आशा वहाँ अनुपम के साथ वाली कुर्सी में बैठ जाती है और अपने पास पिंकी को भी बिठाती है। फिर वो ज्योति को आवाज़ लगाती है, क्या हुआ ज्योति, खाना नहीं बना क्या अभी तक? पिंकी को भूख लगी है। बन गया हो तो खाना लगा दो ना, पिंकी को जल्दी सोना होता है। आशा खाना तुम परोस दो ना, जल्दी हो जाएगा। ज्योति कब से रसोई में लगी है, उसकी ज़रा मदद भी हो जाएगी। हाँ परोस तो देती, पर पिंकी को खाना भी तो खिलाना होगा ना मुझे। अब सब ज्योति ने बना ही लिया है तो परोस भी देगी। ऐसे भी ना पिंकी खाने में बड़े नखरे करती है आजकल, जब तक मैं अपने हाथ से ना खिलाऊं खाती ही नहीं। अरे भाभी इसमें क्या है, लाइए पिंकी को मुझे दीजिए, मैं खिला देता हूँ, आप सबको खाना परोस दीजिए। ये कहकर जीवन ने पिंकी को अपनी गोद में ले लिया और कहने लगा, आज गुड़िया चाची के साथ खाना खाएगी, है ना गुड़िया? ये देखकर आशा मुंह बना लेती है और पिंकी को जीवन से छीनते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं जीवन भैया, आपने देखा नहीं ये कितनी नखरेबाज है। अगर इसे मैंने खुद नहीं खिलाया ना तो भूखी रह जाएगी, और अगर भूखी रहेगी ना तो रात भर रोएगी, फिर मैं सो नहीं पाऊंगी, फिर सुबह सिर दर्द होगा, फिर माँ जी को लगेगा मैं काम चोर हूँ, फिर तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी ना। तब तक कोमल आती है और रसोई में ज्योति के पास जाकर कहती है, भाभी खाना बन गया क्या, मैं कुछ मदद करूँ? हाँ बन ही गया है। आशा भाभी तो मदद करने से आने से रही, उन्हें तो कुछ भी कहो तो बस बच्चे का रोना लेकर बैठ जाती है। हद हो गई है। जीवन संभाल तो रहते पिंकी को, खाना नहीं परोस सकती थी क्या? पर नहीं, वो क्यों करेंगी कुछ भी। अच्छा बहाना मिला हुआ है ना, कभी चिंटू रो रहा है, कभी पिंकी रो रही है। मैं रोटियां बना रही हूँ, तुम ज़रा खाना लगा दो ना सबके लिए। हाँ भाभी लगा देती हूँ, आपने कितने प्यार से कहा है मुझे, वरना बड़ी भाभी तो बस पूछिए मत, हुक्म चलाती है सब पर। ऐसा कहकर कोमल खाना परोस देती है। सब खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। आशा भी पिंकी को लेकर चले जाते हुए कहती है, अब दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, दो बच्चों को संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पूरा दिन कभी पिंकी रोती है कभी चिंटू। ज्योति और कोमल एक टक उसे जाते हुए देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। ज्योति एक ठंडी आह भरती है और झूठे बर्तन समेटने लगती है। महारानी बनकर आईने के सामने बैठी रहती है पूरा दिन भाभी, मुझे क्या दिखता नहीं? हुक्म तो ऐसे चलाती है मुझ पर जैसे फुल टाइम नौकरानी मिल गई हो। अगले दिन दोपहर के वक्त कोमल बरामदे में बैठकर पढ़ रही थी और ज्योति उसी के पास बैठकर जीवन की शर्ट के बटन को सिल रही थी। तभी आशा की आवाज़ आती है, कोमल, ओ कोमल, ज़रा चिंटू के कपड़े तो छत से ला दो, सूख गए होंगे अब तक। भाभी मैं पढ़ रही हूँ, अगले महीने मेरी परीक्षा है, मैं अभी छत पर नहीं जा सकती। अरे ज़रा सा छत से कपड़े लाने को कह दिया तो पढ़ाई का बहाना बना लिया। वैसे तो घंटों सहेलियों से गप्पे लड़ाने का वक्त निकल जाता है मैडम के पास। अरे 5 मिनट लगेंगे, झट से ला दो ना, इतनी सी देर में तेरी पढ़ाई का कुछ घटेगा नहीं। भाभी ने तो परेशान करके रखा है, अब छत से कपड़े भी खुद नहीं ला सकती, हद होती है। कोमल बड़बड़ाते हुए छत से कपड़े लाने चली जाती है। इतने में सावित्री बरामदे में आती है और कोमल की किताबों को यूं ही पड़ा देखकर कहती है, अरे ज्योति बहू, कोमल की किताबें यहाँ पड़ी है तो कोमल कहाँ है? उसे पढ़ाई नहीं करनी क्या? इम्तिहान सर पर है और इस लड़की को तफरी करनी है। माँ जी कोमल तो पढ़ ही रही थी,
पर आशा भाभी ने उसे चिंटू के कपड़े लाने छत पर भेज दिया। आजकल भाभी से ना कोई काम खुद से नहीं होता, कुछ कहो तो बस चिंटू के रोने का बहाना बना देती है। सावित्री ज्योति से कुछ नहीं कहती, वो आशा को आवाज़ लगाती है, आशा बहू इधर तो आ जरा। आशा चिंटू को गोद में लिए आती है। जी माँ जी, कुछ कहना है क्या आपको? बहू कपड़े तुम भी ला सकती थी ना, कोमल को पढ़ते हुए क्यों परेशान करती हो? उसकी इम्तिहान है अगले महीने। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं तो चाहती हूँ कि कोमल खूब मन लगाकर पढ़े। वो तो मैं चिंटू की मालिश कर रही थी तो उसे ज़रा कपड़े लाने के लिए कह दिया। मुझे नहीं पता था कि कोमल पढ़ रही है, वरना मैं कभी ना कहती। अच्छा ठीक है, चिंटू को मेरी गोद में दे दो और तुम जाकर मेरे लिए चाय बना लाओ, सुबह से बड़ा सर दर्द हो रहा है। नहीं माँ जी, चिंटू को आपको नहीं दे सकती, आप बूढ़ी हो गई हैं, आपके हाथ कांपते हैं और चिंटू भी छोटा है, आपसे नहीं संभलेगा। कहीं गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसे अकेला छोड़कर चाय बनाने जा भी नहीं सकती। माँ जी आप चाय के लिए ज्योति से कह दीजिए, मुझे तो अभी इसे सुलाना होगा। और आशा चिंटू को गोद में उठाकर कमरे से चली जाती है। तभी ज्योति अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, भाभी काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करती। सुबह भी 9 बजे तक सोकर उठती है, तब तक मैं सुबह सबका टिफ़िन और चाय नाश्ता बना चुकी होती हूँ। बाद में भी दिन का सारा काम मैं ही करती हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? ज्योति की बात को जवाब देते हुए सावित्री कहती है, अरे ज्योति बहू, उसके बच्चे अभी छोटे हैं ना, तो बच्चों के काम से वक्त नहीं मिलता उसे, अब वो भी क्या करे बेचारी। पर माँ जी बच्चों को भी तो किसी और को संभालने नहीं देती, बस अपने पास ही रखती हैं। उस दिन जीवन जी ने पिंकी को गोद में लिया खिलाने के लिए, तो फौरन पिंकी को उनसे छीनकर खुद खिलाने लगी। सावित्री चुप हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। ज्योति सोचती है, मम्मी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे भाभी काम से बचने के बहाने बना रही है, ऐसे कैसे चलेगा? रात के वक्त ड्राइंग रूम में ज्योति और कोमल सोफे पर बैठकर मटर छिल रहे हैं। अनुपम और जीवन पास ही सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं और आशा आराम से अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही है। ये क्या बात हुई भला? घर का लगभग सारा काम मैं ही कर रही हूँ और बड़ी भाभी बस बहाने बना रही है। काम करने का नाम लो तो बस बच्चों का बहाना बना देती है और बच्चों को किसी को खिलाने देती भी नहीं। तभी कोमल हंसते हुए कहती है, हाँ आशा भाभी ने ये अच्छी तरकीब लगा ली है। अरे वो तो पूरी किताब लिख सकती है, काम से बचने के 100 बहाने। ज्योति भाभी, आपको भी आशा भाभी से ट्यूशन लेनी चाहिए कि कैसे काम से बचा जाए, काम से भागने के बहाने। जीवन मजाक में कहता है, अरे मैं तो कहता हूँ एक काम करो ज्योति, आशा भाभी का नाम आज से बहाना क्वीन रख दो। ज्योति गुस्से में कहती है, मजाक की बात नहीं है जीवन जी, अब बस बहुत हो गया। अब तो माँ जी से सीधे सीधे बात करनी होगी, भाभी को सबक सिखाना ही होगा। तभी अनुपम भी टीवी से नजरें हटाकर ज्योति की ओर देखते हुए कहता है, अरे ज़्यादा कुछ मत कहना ज्योति, तुम्हारी जेठानी बड़ी होशियार है, कहीं तुम्हें ही उल्टा ना फंसा दे। अब जो भी है एक बार तो बात करनी पड़ेगी माँ जी से। अगले दिन सुबह सावित्री मंदिर से पूजा करके आती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। वो अपनी साड़ी के आंचल से अपने चेहरे के पसीने की बूंदों को पोंछते हुए दोनों बहुओं को आवाज़ देती है, आशा, ज्योति, कोई एक गिलास पानी तो ला कर दो, गला सूख रहा है, बहुत धूप थी बाहर भाई। तभी ज्योति हाथ में पानी का गिलास ले आती है और सावित्री को देते हुए कहती है, माँ जी आशा भाभी बिल्कुल काम में हाथ नहीं बटाती। जब भी कोई काम कहो तो बस पिंकी चिंटू को लेकर बहाने बनाती है। सारे घर का काम मुझे अकेली पर आ गया है। माँ जी वो भी तो घर की बहू है, उन्हें भी तो काम में हाथ बटाना चाहिए ना। इतने बड़े परिवार का काम है, मुझसे अकेले कैसे होगा? और अभी तो कोमल के भी इम्तिहान है, वो भी तो मदद नहीं कर पा रही। इतने में आशा चिंटू पिंकी के साथ सज धज कर बाहर आती है और सावित्री देवी से कहती है, माँ जी आज संडे है, मैं बच्चों को पार्क ले जाती हूँ घुमाने। पिंकी का बहुत मन था पार्क जाने का, जिद कर रही थी। अब अनुपम को तो टाइम ही नहीं है, तो मैंने सोचा ये काम मैं ही कर देती हूँ। और अपने पर्स को कंधे पर टांगते हुए आशा चली जाती है। इतने में कोमल सावित्री के पास आकर कहती है, देखा माँ आपने, भाभी को बस अपने शौक पूरे करने हैं बच्चों की आड़ में। 3-3 घंटे जब पार्लर जाकर आती हैं तब बच्ची याद नहीं आती इन्हें, पर जब काम करना हो तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्यार उमड़ पड़ता है इनका। माँ आप घर की बड़ी हैं, कुछ तो कीजिए। ज्योति भाभी अकेले कितना काम करेंगी? हाँ तुम दोनों सही कह रही हो, मैं भी देख रही हूँ आशा बहू के रंग ढंग आजकल ठीक नहीं है, पर उसे कैसे सबक सिखाया जाए समझ में नहीं आता। माँ जी मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप बुरा न माने तो कहूँ? हाँ हाँ बोलो ज्योति। माँ जी घर के काम का बंटवारा कर दीजिए। जब काम बढ़ जाएगा तो अपने हिस्से का काम सबको करना ही पड़ेगा, फिर बहाना नहीं बना पाएंगी भाभी। हाँ बात तो सही है, इससे काम भी सही से होगा,
किसी एक पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बनेगा और घर की शांति भी बनी रहेगी। मैं आज रात को अनुपम और जीवन के काम से लौटने के बाद आशा से सबके सामने काम के बंटवारे की बात करूंगी। रात को खाने के बाद पूरा परिवार ड्राइंग रूम में जमा होता है। सब टीवी देख रहे हैं। सावित्री सोफे पर बैठी है। अनुपम और जीवन उनके पास कुर्सी पर बैठे हैं। कोमल, ज्योति और आशा भी वहीं मौजूद है। माहौल हल्का फुल्का है, लेकिन ज्योति और कोमल की नज़रें बार बार आशा की ओर जाती है, जो आराम से बैठी है। सावित्री एक गहरी सांस लेती है और सभी की ओर देखती है। मुझे तुम सबसे ज़रूरी बात करनी है। आज से इस घर में एक नया नियम लागू हो गया है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ज्योति और कोमल थोड़ा मुस्कुराती हैं। अनुपम और जीवन भी मुस्कुराते हैं, लेकिन आशा थोड़ी परेशान हो जाती है। क्या मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब से तुम और ज्योति अपने अपने हिस्से का काम बिना किसी कलह कलेश के चुपचाप करोगी। आशा, तुम सुबह का नाश्ता बना लेना, ज्योति दोपहर का खाना, और रात को तुम रोटियां बना लेना, ज्योति सब्जी बना लेगी, और हाँ, कोमल सबको खाना परोस देगी। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। अब घर का हर मेंबर मिलजुल कर काम करेगा, तभी तो एक पर ज़्यादा बोझा नहीं आएगा। आशा की ये बात सुनकर कोमल और ज्योति एक दूसरे की ओर देखते हैं। अगले दिन सुबह आशा अपने कमरे से बाहर आती है और सर पकड़कर चिल्लाने लगती है। माँ जी, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। रात भर चिंटू रोता रहा, मैं तो सो भी नहीं सकी। ज्योति और कोमल मन ही मन मुस्कुराती हैं। वो तो पहले से ही आशा के बहानेबाजी करने की उम्मीद कर रही थी। जीवन और अनुपम भी हल्का मुस्कुराते हैं। ज्योति धीरे से कोमल से कहती है, लो आ गई तुम्हारी बहाना क्वीन भाभी, बहाना मारने। हाँ भाभी, अब सही कह रही थी। इतनी आसानी से तो अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है आशा भाभी। तभी सावित्री देवी आती है और आशा से कहती है, अरे तबीयत ठीक नहीं लग रही? कोई बात नहीं बहू, तुम जाओ और आराम करो। आशा खुश हो जाती है और वापस अपने कमरे में जाने लगती है। तभी सावित्री उसे रोकते हुए कहती है, लेकिन हाँ, इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। ये पहली बार था, इसलिए जाने दे रही हूँ। लेकिन अब से जो भी अपने हिस्से का काम नहीं करेगा, उसे उसकी जेब से नौकरानी का खर्च देना पड़ेगा। आशा वहीं रुक जाती है। वो तुरंत पलटकर सावित्री की ओर देखती है। सावित्री की बात सुनकर आशा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। ज्योति और कोमल भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। तभी आशा हक बकाते हुए कहती है, नौकरानी का खर्च? हाँ बहू, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम्हें अपनी जेब से नौकरानी तो रखनी पड़ेगी ना। आशा बुरी तरह फंस चुकी थी। ज्योति मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भाभी, नौकरानी रखना भी आसान नहीं है। उन्हें सैलरी के अलावा चाय, नाश्ता और बहुत कुछ देना पड़ता है। अब तो पूरी तरह आशा की चाल उल्टी पड़ चुकी थी। वो समझ जाती है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती है और सबकी ओर देखती है। अब ठीक है ना माँ जी, मैं भी अपने हिस्से का काम करूँगी। अरे आखिर ये मेरा भी तो घर है। ये सुनते ही सावित्री, अनुपम, जीवन, ज्योति और कोमल आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आशा को आखिरकार सबक मिल चुका था।